अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अज़ीम शरीफ, आपका फ़िज़िक्स टीचर। तो वाक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं एमडी कैड केपी के 2024 फ़िज़िक्स पेपर को डिस्कस करूंगा। तो बेटा इसमें जो क्वेश्चन नंबर 123 है, 123, तो बेटा इसको ज़रा देखिए, इसमें क्या लिखा है। ए कार इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड, what provides the necessary centripetal force to keep the car moving in this path। बेटा अगर कोई कार, कोई भी व्हीकल अगर कोई टर्न लेती है या सर्कल में मूव करती है, तो वहाँ पे टायर्स और रोड्स के बिटवीन जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसमें हमारे पास फिर करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन बनेगी, जिसे हम डेल्टा भी बोलते हैं। It is a frictional force between the tire and road which provides the necessary centripetal force। तो ये इसमें ऑप्शन डेल्टा करेक्ट है। क्वेश्चन 124, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैचेस अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स एसआई यूनिट। तो बेटा आपने फिजिकल क्वांटिटी लिखी है और उसके सामने यूनिट भी लिखा है, तो आपने कोई जो एग्जैक्ट यूनिट है उस क्वांटिटी का जिसके साथ मैचिंग हो रही है उसको सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास पावर जो है उसका यूनिट वाट होता है और पावर के सामने वॉट लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन बेटा। 125, बाकी जो है एनर्जी का यूनिट जूल होता है, वो न्यूटन लिखा हुआ है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वो जूल लिखा हुआ है। तो ये बाकी जो ऑप्शन लिखी हुई हैं वो रॉन्ग हैं। इसके बाद क्वेश्चन 125 में आ जाएं। इसमें लिखा हुआ है कि इनर्शिया, इसमें इनर्शिया आएगा। इनर्शिया इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें इनर्शिया इज़ अ करेक्ट ऑप्शन और वो बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट बेटा 126 जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है ए कार इन मोशन हिट्स एंड गेट्स क्रैश्ड इनटू अ ट्री ट्रंक, व्हाट इज़ नॉट कंजर्व्ड। बेटा ये कोलिजन है एक, यानी कार की एक ट्री के साथ कोलिजन है और इस कोलिजन में आपने बताना है कि क्या चीज़ कंजर्व नहीं हो रही। तो बेटा इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, लेकिन मोमेंटम कंजर्व होगा। दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि हमारे पास कार जो है वो स्टॉप हो गई है, उसके सारे का सारा मोमेंटम जो है वो लॉस हो गया। तो बेटा यहाँ पे आप किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि सिस्टम के लिए बात कर रहे होती हैं। तो यहाँ पे सिस्टम क्या होगा कि वो ट्री चूँकि एक ह्यूज सिस्टम के साथ अटैच है जो कि अर्थ है, तो एक अर्थ ट्री और दूसरा कार, ये ओवरऑल एक सिस्टम बनेगा। तो इस सिस्टम में जब कार ट्री के साथ हिट करेगी तो उसमें होगा क्या कि कार का जो मोमेंटम है वो अर्थ को ट्रांसफ़र होगा, अर्थ और ट्री को ट्रांसफ़र होगा, जो कि हमें महसूस नहीं होता। अदरवाइज़ वो कोलिजन के बाद भी उतना ही मोमेंटम होगा जितना कि कार का कोलिजन से पहले मोमेंटम होता है। तो सिस्टम का मोमेंटम दैट रिमेंस कांस्टेंट। तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होगी, जबकि मोमेंटम कंजर्वेशन लाजमी है। तो क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो तो मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी बेटा वो काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड अलोन। तो ये ए ऑप्शन जो है वो हमारी इसमें करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 127 बेटा, 127 में क्या है, द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मोशन होती हैं प्रोजेक्टाइल की, वो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो इनर्शियल इफेक्ट के अंडर होती है, जबकि वर्टिकल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हो रही होती है। तो दीज टू मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इसमें फिर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो सी ऑप्शन बनेगी बेटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 128, क्वेश्चन 128 में क्या लिखा है, ए बॉल इज किक्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई क्लिफ। सपोज करें कि हमारे पास ये एक क्लिफ है जिसकी हाइट हमें दे दी है जो कि 10 मीटर है, और यहाँ से एक फुटबॉल को, एक बॉल को किक किया जा रहा है।
तो ये एक बॉल को किक किया गया हॉरिजेंटली, और ये किस वेलोसिटी के साथ किक किया गया है, वो सारी की सारी वेलोसिटी हॉरिजेंटल है, वो हमें गिवन है यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड्स आपने यहाँ पे बताना है, टाइम भी गिवन है, टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है, और 2 सेकेंड के बाद आपने बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द बॉल्स हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। यानी आपने वेलोसिटी के हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को बताना है आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो बेटा एक बात तो आप जानते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। पूरी मोशन में जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा पूरी मोशन के ड्यूरिंग। तो इसलिए जो इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी वो ही हमारे पास फाइनल हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगी। तो हॉरिजेंटल मोशन तो 15 मीटर पर सेकेंड बनेगी, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप बात करना चाहो तो उसके लिए आप फर्स्ट इक्वेशन को अलॉन्ग वाई एक्सिस अप्लाई कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम लिखें तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है, लेकिन अगर आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको अप्लाई करोगे तो इसको वी एफ वाई वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी लिख सकते हो। और इनिशियली अगर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, तो वी आई वाई यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दोगे, और ए वाई यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो जी टी आपके पास जो है वो यहाँ पे फार्मूला बनेगा वर्टिकल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का। तो जी को अगर हम 10 ले लें और टाइम को 2 सेकंड कहा हुआ है, तो इस तरह से वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड बनेगी। और हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगी 128 क्वेश्चन में, वो हमारे पास बन रही है अल्फा ऑप्शन। हॉरिजेंटल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है और वर्टिकल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड है। तो ये ए ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है इसमें। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 129 क्वेश्चन 129 में क्या है, हाउ डज एन एंगल बिटवीन द फोर्स अप्लाइड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन्फ्लुएंस द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो बेटा बेसिकली जो वर्क डन है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास वर्क का फार्मूला एफ डी कॉज ऑफ थीटा है। तो वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, और आपको पता कॉस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है 0 डिग्री एंगल पे। अगर हमारे पास थीटा 0 डिग्री होगा तो उस वक़्त कॉस फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा, और कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 है, और जब कॉस फंक्शन मैक्सिमम होता है वर्क भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारे पास लिखा है वर्क इज़ कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द एंगल। नहीं जी, एंगल के चेंज होने के साथ वर्क चेंज होगा, तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गई। बी ऑप्शन में लिखा है वर्क इज़ मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज़ 0 डिग्री। ये बिल्कुल ठीक है कि वर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। बाकी ऑप्शन जो है वो हमारे पास रॉन्ग ही बनेगी। तो मैं इस वक्त टाइम चूँकि शॉर्ट है तो बाकी ऑप्शन को टच नहीं कर रहा, तो करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दी कि इसमें बीटा ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। 130 क्वेश्चन देखें। ए नर्स इज़ पुशिंग अ व्हील चेयर। सपोज करें कि ये हमारे पास कोई चेयर है, ठीक है, इस तरह से एक चेयर बनी हुई है। सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक चेयर है और इस पे कोई भी एक पर्सन जो है वो बैठा हुआ है और उसको एक नर्स जो है वो पुश कर रही है। अब पुशिंग फोर्स जो है सपोज करो कि इस तरह से लगाई जा रही, फोर्स की डायरेक्शन ये हमारे पास हो गई, और जो कि चेयर है वो हॉरिजेंटली मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में हो गई। अब क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। ए नर्स इज़ पुशिंग अ व्हील चेयर विद एन 80 किलोग्राम पेशेंट, यानी 80 किलोग्राम का पेशेंट जो है वो यहाँ पे इसके अंदर बैठा हुआ है जिसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक हो गया। हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द पेशेंट्स वेट। हाँ जी, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है इस डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क है बाय द वेट वो क्या होगा। तो बेटा इसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट और वेट के दरमियान एंगल को देखना पड़ेगा, और वो एंगल यहाँ पे 90 है।
तो वेट और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री एंगल पे आ गए हैं तो 90 डिग्री एंगल पे हमारे पास वर्क की वैल्यू ज़ीरो होती है। एफ की जगह पे आप वेट यूज़ करोगे, यहाँ पे आ जाएगा वेट और साथ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री, और कॉज 90 यहाँ पे ज़ीरो है तो ओवरऑल वर्क हमारे पास जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनेगा वो हम देख लेते हैं कि वर्क डन बाय द वेट विल बी ज़ीरो, और ये इसमें नो वर्क डन, तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा देखें 131 में क्या लिखा है, इफ़ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू हमारे पास 10 न्यूटन है, इज़ अप्लाइड टू मूव एन ऑब्जेक्ट 5 मीटर, कितना मूव करवाना है 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 5 मीटर आ गई, और ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होना है, इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है। आपने वर्क बताना है, तो वर्क के लिए एफ डी कॉज ऑफ ज़ीरो, एफ डी कॉज ऑफ ज़ीरो, और कॉज ज़ीरो यहाँ पे 1 है तो फोर्स की वैल्यू 10 हो जाएगी, और डिस्टेंस 5 हो गया, और कॉज 0 1, तो इस तरह से वर्क हमारे पास यहाँ पे बनेगा 50 जूल। तो इसमें करेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं, वो है डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज़ ओवर करेक्ट आंसर। तो ये मैं कुछ पेज यहाँ पे ज़रा ऐड कर लूँ बेटा, उसके बाद हम बाकी डिस्कशन करते हैं। जी बेटा जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 132 है। तो बेटा 132 क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन। अगर आप एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला देखें तो असल मेन जो फार्मूला है वो हमारे पास 2g कैपिटल M ओवर R, ये मेन फार्मूला है, जिसको हमने 2GR भी लिख लिया था। ये चीज़ आपने फर्स्ट ईयर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। तो इस फार्मूले से अगर आप देखो तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रही है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हो उसकी मास से इंडिपेंडेंट है, और किस एंगल पे थ्रो कर रहे हो उससे भी इंडिपेंडेंट है। तो प्योरली यहाँ पे मास ऑफ अर्थ जो है वो हमारी करेक्ट आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ पे ये डिपेंड करेगी, मास ऑफ बॉडी से भी इंडिपेंडेंट है, और एंगल ऑफ थ्रोइंग से भी ये इंडिपेंडेंट है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमारे पास है 133 में क्या है, ए व्हील मेक्स 3 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हमारे पास 3 हैं, टोटल 3 रेवोल्यूशन हो गई। इन 3 रेवोल्यूशन में आपने बताना है कि टोटल एंगल रेडियन में कितना होगा। आपको पता है 1 रेवोल्यूशन में जो हमारे पास एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन होता है, और अगर 3 रेवोल्यूशन की बात करोगे तो ये हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 इंटू 2 पाई, तो ये 6 पाई रेडियन बनेगा। तो करेक्ट आंसर देख लें कौन सा बनता है, ये सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन बेटा। यही निकालना था ना, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रेडियंस। टोटल नंबर ऑफ रेडियंस का मतलब आपने रेडियन में एंगल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा 134 में क्या है, फॉर रिजिड बॉडी दैट रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस द एंगल स्वेप्ट आउट बाय अ लाइन passing through any point on the body and the intersecting the axis of rotation perpendicularly। क्या मतलब है, अगर सपोज करो ये हमारे पास रिजिड बॉडी है और यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया, तो कहा जा रहा है कि हमारे पास अगर एक लाइन ड्रा करें, ठीक है, किसी भी पॉइंट से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो लाइन जब बॉडी रोटेट करेगी तो वो लाइन भी रोटेट करेगी। सपोज करें लाइन रोटेट करके इस पॉइंट पे आ गई है, तो जो भी यहाँ पे एंगल बना है उस एंगल को आपने बताना है। तो बेटा ये जो एंगल स्वेप्ट होता है इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा, जो कि बीटा ऑप्शन है। नेक्स्ट बेटा 135 में क्या है, इन अ रोटेटिंग स्पेसशिप है, सैटेलाइट है, टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ग्रेविटी
व्हाट डज द सेंट्रीपिटल फोर्स डू। बेटा अगर आप सपोज करो ये व्हील टाइप हमारे पास एक अगर सैटेलाइट है, ठीक है, ये अगर इस तरह से हम एक व्हील बना लें, ये रफ सा मैं व्हील बना रहा हूँ, ठीक है, व्हील टाइप एक सैटेलाइट अज्यूम कर लेते हैं। इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास जो है कोई भी एक पर्सन जो है वो फ्लोर के साथ अगर अटैच है, ठीक है, तो इसके जो फुट हैं, पाँव हैं, वो इस सैटेलाइट के आउटर रिम के साथ अटैच हैं और आउटर रिम के ऊपर एक प्रेसिंग फोर्स लगा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अर्थ के ऊपर लगाते हैं। और फिर अर्थ हमारे ऊपर एक रिएक्शनल फोर्स लगाती है जिसकी वजह से हमें अपना वेट फील होता है, जिसे हम अपेरेंट वेट का नाम भी देते हैं। तो यहाँ भी ये जो पर्सन है, ठीक है ना, जब ये प्रेस करेगा फ्लोर को, तो फ्लोर भी क्या करेगा, इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल सैटेलाइट के सेंटर की तरफ फोर्स लगाएगा, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर काम करेगी। तो ये ऐसी फोर्स है जो कि पर्सन को पुल कर रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सैटेलाइट। तो इसमें आपने यही बताना है कि जब सैटेलाइट को रोटेट करवाया जाता है तो जो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, तो वो हमारे पास है पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर। तो इसमें सी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगी। 136 में आ जाओ बेटा। 136 में है व्हेन द मास ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कल बिकम्स हाफ, मास को हाफ कर दिया जाए, हम मास को जो है यहाँ पे हाफ एम के इक्वल ले लेते हैं। और इसके अलावा इसमें रेडियस को डबल कर दिया जाए, रेडियस को हम 2r कर लेते हैं। अब करना क्या है हमें, और v को कांस्टेंट रखना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है पहले तो उसको लिखते हैं, mv²/r। अब मैं अगर यहाँ पे मैस को डबल करता हूँ तो न्यू फोर्स को हम f डैश कर लेते हैं। तो मैस की जगह पे मैं हाफ m पुट कर रहा हूँ, ठीक है, और v एज इट इज़ है, और रेडियस को मैं यहाँ पे डबल कर रहा हूँ। अब ये जो मैस का हाफ है ये नीचे आके जो 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1/4 बनेगा, और साथ ये mv²/r आ जाएगा। और ये वाली चीज़ जो है ये हमारे पास ओरिजिनल सेंट्रीपिटल फोर्स है जब हमने मैस और रेडियस को चेंज नहीं किया था। तो इस तरह से मुझे बताएं कि फोर्स कितनी हो गई है, 1/4 हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो है वो सी ऑप्शन बनेगी, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 136 किया। 137 बेटा देखें क्या है। 137 में है व्हाट हैपन्स व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मीट इन फेज। मीट इन फेज का मतलब है क्रस्ट के पे क्रस्ट फॉल करे और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल करे। जब क्रस्ट के साथ क्रस्ट मीट करेगा, ट्रफ के साथ ट्रफ मीट करेगा, तो उस केस में दोनों वेव्स एडअप हो जाएंगी और इनका जो एम्पलीट्यूड है अगर सेम है तो वो डबल हो जाएगा और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो हमारे पास इन फेज जब भी वेव्स मीट करेंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और वहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है दैट विल बी द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। तो चूँकि इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम है इसलिए हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड डबल बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखें यहाँ पे कौन सा बनता है, मेरा ख्याल इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा बीटा ऑप्शन। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, जिसमें लिखा है दे कंबाइन टू फॉर्म अ वेव डबल द एम्पलीट्यूड रिजल्टिंग इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये बी ऑप्शन ठीक ऑप्शन है मेरा। इसके बाद 138 क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। 138 क्वेश्चन क्या कहता है, विच टाइप ऑफ वेव कैन बी पोलराइज। आपको पता है ओनली ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी पोलराइज, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पोलराइज नहीं हो सकती। तो ये एक पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना है जो किसी वेव की ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करता है। तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगी, जो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा ऑप्शन 138 में है। इसके बाद 139 में आ जाओ बेटा। 139 क्वेश्चन क्या है, फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव होती है जिसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं दे ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। तो ये इसमें सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन बनती है, जिसमें लिखा है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम
ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ये एक सिंपल बात है। जबकि ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि मीडियम के पार्टिकल्स वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। तो 140 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। 140 क्वेश्चन में क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, व्हेन टू आर मोर वेव्स ओवरलैप एट अ पॉइंट इन स्पेस, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव एट दैट पॉइंट इज द सम ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स। जितनी भी इंडिविजुअल वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड्स को एडअप कर दो, हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ रहेगा। और ये ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन नज़र आ रही है, डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 141 पे आ जाओ बेटा। द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम कंटेनिंग आइडियल गैस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन। बेटा जो आइडियल गैस होती है वो एक ऐसी गैस है जिसमें विस्कस फोर्स नहीं है, विस्कोसिटी जिसको हम यहाँ पे ज़ीरो ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी आइडियली हम इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे ड्रैग फोर्स नहीं है, डैम्पिंग फोर्स नहीं है। अच्छा, उसमें आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड का अगर फार्मूला देखें तो करेक्टेड फार्मूला गैमा पी ओवर रो है। और ये यहाँ पे हमें पता है जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो डेंसिटी भी बढ़ती है। तो प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो प्रेशर और डेंसिटी की जो रेशो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखो जो क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्ट रिलेशन में होती हैं उनकी रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और जो इन्वर्स रिलेशन में होती हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो इसमें हमारे पास यही है कि अगर प्रेशर को आप चेंज करोगे तो प्रेशर के चेंज होने के साथ यहाँ पे डेंसिटी इस तरह से चेंज होगी कि हमारे पास जो रेशो है पी ओवर रो दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और ये रेशो स्पीड के फार्मूले के अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रेशर एक ऐसा फैक्टर है जिससे स्पीड ऑफ साउंड जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डेंसिटी के साथ स्पीड ऑफ साउंड का, ये डेंसिटी का जब इफेक्ट देखते हैं तो हम टू डिफरेंट गैसेज लेते हैं। दो गैसेज लेंगे जिनकी डेंसिटी डिफरेंट होगी, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे उनको देखा जाता है, फिर कंपैरिजन होता है। जैसे एक ऑक्सीजन ले लें, एक हाइड्रोजन ले लें, तो इन दोनों की चूँकि डेंसिटी डिफरेंट है, अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे इनको रखा जाए तो प्रेशर चूँकि यहाँ पे फिक्स लिया जा रहा है, तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इस केस में इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो जो ज़्यादा डेंसर गैस होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी, तो ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड कम होती है। मॉइस्चर से भी फ़र्क पड़ता है, मॉइस्चर जो है उससे ओवरऑल एयर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, और अगर डेंसिटी कम होगी तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाएगी। तो मॉइस्ट एयर में स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये डेंसिटी कैसे कम होती है। बेटा ओवरऑल जो एयर है उसमें मेजर जो कंटेंट है वो नाइट्रोजन का है, और नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 28 है, और बाकी जो साथ उसके साथ ऑक्सीजन भी है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32 है। तो ओवरऑल ये तकरीबन जो मॉलिक्यूलर वेट बन रहा है एयर का वो 30 के करीब बन रहा है। ऑन द अदर हैंड जो मॉइस्ट है, जो वाटर वेपर्स हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18 है, वो लेस है। अब अगर मॉइस्चर जो है वो वाटर एयर में एंटर हो भी जाए तो इसका मतलब एक लेस डेंस वेपर जो है वो एक मोर डेंस एयर में ऐड हो रहे हैं। तो जब लेस डेंस चीज़ को एक मोर डेंस चीज़ में ऐड करें तो ओवरऑल डेंसिटी कम होती है। जैसे मिल्क है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और जबकि वाटर की डेंसिटी कम है। जब वाटर आप मिल्क में ऐड करते हो तो ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है ना। तो यही बात है कि जो मॉइस्ट एयर है उसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी में कमी की वजह से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। तो ये मैंने कुछ फैक्टर्स आपको बता दिए। टेम्परेचर का फैक्ट आपको पता ही है कि टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है और स्पीड बढ़ती है, तो इसमें सिर्फ प्रेशर ऐसा फैक्टर आएगा। नेक्स्ट बेटा 142 में क्या है, ए ट्यूनिंग फोक हैविंग अ फ्रिक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी गलती से लिखा गया है। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जो है इस सवाल में वैसे गलती भी है कि ये 440 हर्ट्ज हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। और प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स विच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ साउंड कितनी है वो बता दी है 340 मीटर पर सेकेंड है। और कहा क्या जाए व्हाट इज़ द सेपरेशन बिटवीन कंप्रेशन एंड एडजस्टेंट रेयरफैक्शन। बेटा कंप्रेशन, दो कंजेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान अगर डिस्टेंस देखते हो या कंजेक्टिव रेयरफैक्शंस के दरमियान डिस्टेंस देखो तो वो 1 वेवलेंथ के बराबर होता है।
लेकिन अगर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो कंजेक्टिव है बिल्कुल, उनके दरमियान डिस्टेंस देखोगे तो वो हाफ वेवलेंथ के बराबर होगा। तो आपने लैम्डा बाई 2 निकालना है, तो पहले आप लैम्डा कैलकुलेट कर लो। लैम्डा हमारे पास किसके बराबर होगा, v ओवर f के इक्वल होगा। तो v की वैल्यू हमारे पास 340 है और ये 440 है, ये तकरीबन 0.77 आ जाएगा मीटर। तो ये वेवलेंथ की वैल्यू 0.77 आती है, और अगर आप लैम्डा बाई 2 निकालोगे तो वो 0.38 आ जाएगा मीटर। और ऐसी ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ये एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर। मेरा ख्याल है इसमें कोई इसकी आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट बेटा 143 पे आ जाओ। 143 में देखें, ए पुलिस कार विद इट्स सायरन ऑन इज़ मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी लिसनर। यानी एक पुलिस कार है जो सायरन उसका ऑन है, सायरन ऑन है और वो एक ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब वो जो कार है वो एक सोर्स बन गया, सोर्स ऑफ साउंड। तो सोर्स इज़ मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो इस केस में ओवरऑल फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है जब भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज, हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 144 में क्या है, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस हाउ डज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस चेंज एज इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज। बेटा अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कंप्रेशन हुई है, तो उसको आप एडियाबैटिक कंप्रेशन कहोगे। और एडियाबैटिक कंप्रेशन में आपको पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इन एडियाबैटिक कंप्रेशन टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर इंक्रीजेज। और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होता है और कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाएगा टेम्परेचर इंक्रीजेज, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगी बेटा। एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है, वॉल्यूम के कम होने की बात की जा रही है। कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होगा और एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 145। 145 में क्या है, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। बेटा आइडियल गैस की आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। आपने ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। बेटा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसमें। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें लिखा है द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 146। 146 में क्या है, कंसिडर एन आइडियल गैस कन्फाइंड टू द सिलेंडर विद द फिक्स पिस्टन ऑन हीटिंग द गैस। यानी फिक्स पिस्टन है और गैस को हीट किया जा रहा है। जब आप एक सिलेंडर में गैस को लेते हो और ऊपर से अगर पिस्टन फिक्स कर देते हो, यानी फिक्स पिस्टन है, तो इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स हो गया। तो ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, और आइसोकोरिक प्रोसेस में जितनी भी हीट ऐड करोगे वो क्या करेगी, वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगी। और हमारे पास जो ऑप्शन हैं उसमें कहीं भी इंटरनल एनर्जी की बात नहीं है। हाँ एक बात की गई, ये गैस आइडियल है, और आइडियल अच्छा इंटरनल एनर्जी होती क्या है, इंटरनल एनर्जी हमारे पास तमाम किस्म की काइनेटिक एनर्जी और तमाम किस्म की पोटेंशियल एनर्जी का सम है। ऑल टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो इंटरनल एनर्जी है। लेकिन अगर आप आइडियल गैस की बात करते हो तो आइडियल गैस में कोई बॉन्डिंग नहीं होती, उसमें मालिक्यूल्स को पॉइंट मैसेज के तौर पर लिया जाता है। तो ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इट मीन यहाँ पे अगर हीट सप्लाई करते हैं तो इससे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगी। ठीक हो गया बेटा इसमें। नेक्स्ट बेटा जी क्या है, क्वेश्चन नंबर 147। 147 में लिखा है व्हाट इज द इंक्रीज इन फोर्स, व्हाट इज द इंक्रीज इन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ सेपरेशन बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 50%। बेटा सेपरेशन को 50% थोड़ी डिक्रीज किया जा रहा है, यानी
50% डिक्रीज़ का मतलब है कि आप सेपरेशन को हाफ कर रहे हो। अगर पहले सेपरेशन आर है तो अब आपने इसको r/2 कर दिया, तो इससे फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। फोर्स का जो फार्मूला है कूलम फोर्स, पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स की बात हो रही है, वो हमारे पास k q1 q2 ओवर r स्क्वेयर है। अब अगर आप ये कहते हो कि यहाँ पे सेपरेशन को हाफ कर दिया है, 50% डिक्रीज़ कर दिया है, तो r की जगह पे आप r/2 पुट करोगे, इसका स्क्वेयर होगा, तो स्क्वेयर की वजह से ये r स्क्वेयर ओवर 4 होगा और 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास k q1 q2 ओवर r स्क्वेयर बनेगा। और ब्रैकेट वाली चीज़ जो है ये आपकी ओरिजिनल फोर्स है जब सेपरेशन चेंज नहीं की थी, इसका मतलब फोर्स यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास बिकम्स 4 टाइम्स आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन नज़र आ रही है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 148। बेटा 148 में क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ व्हाट हैपन्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ डबल। अब डिस्टेंस के डबल करने की बात कर दी है, सेम फार्मूले की डिस्कशन होगी। फार्मूला हमारे पास कूलम फोर्स के लिए k q1 q2 ओवर r स्क्वेयर है। अब अगर डिस्टेंस को आपने 2r कर दिया है, डबल कर दिया है, तो न्यू फोर्स को आप f डैश कह लो। ये क्या हो जाएगी, k q1 q2 और r स्क्वेयर की जगह पे 2r पुट करेंगे, ऊपर स्क्वेयर भी होगा और स्क्वेयर को ओपन करोगे तो ये 1/4 एक फैक्टर आ जाएगा और जो बता रहा है कि फोर्स यहाँ पे 1/4 हो जाएगी, क्योंकि ये ब्रैकेट वाली चीज़ ओरिजिनल फोर्स है जब सेपरेशन चेंज नहीं की। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो 1/4 हो रही है और इसमें हमारी जो ऑप्शन बनेगी वो अल्फ़ा ही बनेगी, फोर्स बिकम्स 1/4। ठीक हो गया बेटा, तो इसमें अल्फ़ा ऑप्शन है। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद 149 में आ जाएं, व्हाट डज 1 कूलम रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ चार्ज। बेटा अगर आप चार्ज को लिखना चाहो करंट की फॉर्म में तो I/T लिखा जा सकता है। अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है 1 सेकेंड तक, तो उस वक़्त जो चार्ज फ्लो होगा कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन में से वो 1 कूलम होगा। तो इसमें हमारे पास देख लो कि इस तरह की बात किस ऑप्शन के अंदर की हुई है, तो वो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो मेरा ख्याल यही बात है, द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसपोर्टेड बाय अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड दैट इज़ कॉल्ड 1 कूलम। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बेटा। पेजेस में ऐड कर लूँ ज़रा बेटा। जी बेटा 149 तक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब 150 क्वेश्चन है। 150 में क्या है बेटा, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 5 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस 5 माइक्रोकूलम चार्ज है और एक हमारे पास माइनस 5 माइक्रोकूलम चार्ज है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ये ए और बी पॉइंट्स के ऊपर पड़े हुए हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे रखे हुए हैं, विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2d। इनके दरमियान सेपरेशन जो है वो 2d है, 2d सेपरेशन भी लिख लेते हैं। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट m ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b। ए बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट पे, यहाँ पे मिड पॉइंट हम m ले लेते हैं, तो मिड पॉइंट का a से डिस्टेंस भी d होगा और b से डिस्टेंस भी d होगा, क्योंकि टोटल सेपरेशन a b के दरमियान 2d है। तो अब आपने टोटल पोटेंशियल देखना है, तो दोनों चार्जेस का पोटेंशियल निकालें। तो बेटा दोनों चार्जेस चूँकि मैग्नीट्यूड में सेम हैं और इनका जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से वो भी सेम है, तो m पॉइंट पे दोनों चार्जेस के पोटेंशियल भी सेम होंगे। एक का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और एक का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम आएंगे, लेकिन एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। और जब आप टोटल पोटेंशियल निकालोगे इनको ऐड करके, तो ये आपके पास टोटल ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, कैंसल आउट होगी और टोटल पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट विल बी ज़ीरो। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है जो कि यहाँ पे ज़ीरो बनेगा और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी बनेगी। 151 देखें बेटा, इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज रिड्यूस टू हाफ, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, एंड द एरिया ऑफ द प्लेट इज डबल्ड, यानी डिस्टेंस को आप कह लो कि हाफ कर दिया, d/2 कर दिया, और प्लेट के एरिया को कितना किया है बेटा, वो डबल कर दिया है, 2a कर दिया है। तो आपने बताना क्या है, कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस का फार्मूला आप देखो, कैपेसिटेंस है A ε0/d, फ्री स्पेस में जो कैपेसिटेंस है। और अब अगर आप कहते हो कि एरिया को हमने डबल कर दिया है, तो एरिया की जगह पे 2a, और डिस्टेंस को आपने यहाँ पे हाफ किया है, तो इसकी जगह पे d/2 आएगा। तो d/2 का 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा जो 2a के साथ लिखा हुआ है, तो इस तरह से ऊपर 4 बनेगा, और A ε0/d, और ये आपके पास ओरिजिनल कैपेसिटेंस है। इस तरह से कैपेसिटेंस 4 टाइम्स हो जाएगी हमारे पास, तो इसमें इंक्रीजेज 4 टाइम्स आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इंक्रीजेज 4 टाइम्स बनेगा। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट 152 क्वेश्चन देखें बेटा। 152 में क्या है, ये 152 तो किया है, 152 हाँ जी। इफ़ द डाइलेक्ट्रिक मटीरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज रिमूव्ड, व्हाट हैपन्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अगर सपोज करें बेटा दो प्लेट्स हमारे पास, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, और इनके दरमियान अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन होती है। पहली बात तो ये प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेटअप हुई, जो प्लेट के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से है, जो कि लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है। लेकिन जब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की पोलराइजेशन होगी तो इसके जो फेसेस हैं, जो फेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ है वो नेगेटिव आएगा उसके ऊपर चार्ज, और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से इन दोनों फेसेस के दरमियान भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी जो इस पॉजिटिव फेस से नेगेटिव फेस की तरफ होगी, और ये प्लेट्स की फील्ड के बिल्कुल अपोजिट होगी, और ये पोलराइजेशन की वजह से आई है। इसका मतलब ये वाली जो फील्ड है पोलराइजेशन की वजह से ये प्लेट्स के दरमियान की फील्ड के बिल्कुल अपोजिट है, तो ये उसके इफेक्ट को रिड्यूस करेगी। तो इट मीन जब डाइलेक्ट्रिक पड़ा होता है तो डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस की वजह से ओवरऑल प्लेट्स के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, और अगर डाइलेक्ट्रिक को निकाल देंगे तो फील्ड दोबारा इंक्रीज हो जाएगी, तो फील्ड यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर देते हैं, व्हाट हैपन्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट फील्ड विल इंक्रीज। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन बनेगी बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। नेक्स्ट है बेटा 153। 153 में क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन, हाँ भी कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होगी, विद डिक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा अगर आप कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में, उसको लिखते हैं A ε0/d। अब मुझे बताओ अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम करेंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, परमिटिविटी कम करेंगे तब भी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, एरिया कम करेंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, लेकिन अगर डी कम करें तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। तो इसमें आप देख लो किस फैक्टर को कम करने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। हमने कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करने की बात की है यहाँ पे, तो कैपेसिटेंस के डिक्रीज़ करने की बात की है, तो कैपेसिटेंस को डिक्रीज़ करने की बात करनी है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीज ही है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीज विद द डिक्रीज इन, किस चीज़ के डिक्रीज होने की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, तो वो डी के कम होने की वजह से। सेपरेशन को अगर डिक्रीज़ कर दें तो हमारे पास कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगी बेटा। नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन 154। 154 में क्या है, जो आई वी ग्राफ होता है नॉन ओहमिक मटीरियल के लिए वो कर्व होता है, तो इसमें ये ए ऑप्शन आ जाएगी बेटा। 155 में क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, मोस्टली जब आप सिंपल डेफिनेशन बनाते हो तो वो कंडक्टर के लिए बनाई जा रही होती है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर ओहम ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो इसमें ए ऑप्शन हमारी करेक्ट आंसर बनेगा बेटा, ये डेफिनेशन है जो कि आप लोगों को आती है। इसके बाद 156 बेटा, 156 में लिखा है फॉर मेटल्स जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है,
और सेमीकंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे मेटल्स की बात हो रही है, तो इसमें सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगी। जी बेटा जी, तो अभी हम क्वेश्चन 157 की बात करने लगे हैं। इफ़ R1 एंड R2 आर रिस्पेक्टिवली द फिलामेंट रेजिस्टेंसेस ऑफ 100 वाट बल्ब एंड 200 वाट बल्ब, यानी R1 एक्चुअली रेजिस्टेंस है किसकी, एक ऐसे बल्ब की जिसकी पावर 100 वाट, जिसकी पावर रेटिंग 100 वाट है, और R2 ऐसे बल्ब की रेजिस्टेंस है जिसकी पावर जो है वो 200 वाट है। और क्वेश्चन यहाँ पे बोथ आर ऑपरेटेड एट द सेम वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज दोनों का सेम है। देन पावर ऑफ, फिर पावर पूछ ली है, पावर तो दे दी है अंदर, तो पावर के बारे में पूछा। असल में रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करना होगा, इसमें भी मिस्टेक है। अगर पावर्स की बात करें तो फिर तो सिंपल सी बात है कि R2 की जो पावर है वो डबल है R1 के लिहाज से। तो चूँकि R2 की पावर 200 वाट है और R1 की पावर 100 वाट है, तो अगर तो पावर्स को कंपेयर करें तो पावर ऑफ R2 इज़ डबल, ये डबल है, डबल द पावर ऑफ R1 अगर तो पावर्स को कंपेयर करें। लेकिन अगर रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करें तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, पावर है V²/R और वोल्टेज यहाँ पे चूँकि सेम है दोनों के लिए, तो रेजिस्टेंस पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिस रेजिस्टेंस की पावर डबल है उसकी रेजिस्टेंस हाफ होगी। तो इसका मतलब R2 इज़ हाफ ऑफ R1, या R1 इज़ डबल ऑफ, या ऐसे लिख लो, R2 इज़ हाफ ऑफ R1 है तो ऐसे लिखा जा सकता है, या R1 इज इक्वल टू 2R2, R1 इज़ डबल ऑफ R2। तो इसमें दो बातें, दो कन्फ्यूजन डाली हुई है। अगर तो पावर के लिहाज से बात करें फिर तो ज़ाहिर सी बात है R2 जो बल्ब है उसकी पावर डबल है R1 के लिहाज से। लेकिन अगर रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करें उसके लिहाज से ऑप्शन बनती है पावर के लिहाज से, तो उसमें हमारे पास बी ऑप्शन ठीक बनेगी। अगर पावर्स को कंपेयर करें तो बीटा ऑप्शन है, लेकिन अगर रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करें तो हमारे पास जो R1 है वो डबल है किसके लिहाज से, R2 के लिहाज से, फिर ए ऑप्शन है। अब ये एक एम्बिग्यूटी है ए और बी ऑप्शन में, पावर्स के लिहाज से बी ऑप्शन ठीक है, रेजिस्टेंस के लिहाज से ए ऑप्शन ठीक है। ये रेजिस्टेंस के लिहाज से है, ये पावर के लिहाज से है। खैर मैंने आपको बता दिया ये क्या कन्फ्यूजन इसके अंदर डाली हुई है, ऐसे एक सवाल पहले भी आया था। नेक्स्ट देखें, द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट्स दैट मैक्सिमम पावर किसी भी लोड को कब डिलीवर होती, जब लोड रेजिस्टेंस सोर्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। तो ऐसी ऑप्शन हमारे पास डी है, डेल्टा ऑप्शन है, लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। 159 बेटा, 159 में क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, तो इट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन है बेटा। 160 में क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और चार्ज जब भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो उस पर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी। वैसे फोर्स को कैलकुलेट करना हो तो QVB साइन ऑफ थीटा है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर यहाँ पे केस है तो चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉन चार्ज आ गया, वेलोसिटी V, मैग्नेटिक फील्ड B और एंगल यहाँ पे 90, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री एंगल पे होती है, 1 होती है। इस तरह से ये मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी। तो मैक्सिमम फोर्स वाला केस बनेगा परपेंडिकुलरली अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इसमें देख लें करेक्ट आंसर्स मेरा ख्याल है सी ऑप्शन बन रही है, ठीक है, फोर्स एक्टिंग इज मैक्सिमम। नेक्स्ट है 161। 161 में क्या है, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q मूविंग विद वेलोसिटी V इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी B, देन फोर्स का फार्मूला क्या है। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का फार्मूला Q इंटू V क्रॉस B है, ये हमने ड्राइव किया हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा बनेगी, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगी। 162, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनाइड। बट अगर एक सोलेनाइड है
और उसमें हम कहते हैं करंट अगर हमारे पास जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊँ तो फील्ड मेरे पास अलॉन्ग द एक्सिस जो है वो राइट साइड पे आ जाएगी। यानी फील्ड हमेशा अलॉन्ग द एक्सिस प्रोड्यूस होती है इन साइड सोलेनोइड अगर बात करें, और मिडल पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है और एजिस पे जो फील्ड है वो मिडल के लिहाज से हाफ होती है। मिडल पे फील्ड कैलकुलेट करना हो तो म्यू नॉट एन आई, ये मिडल पे फील्ड निकालने का फार्मूला है। लेकिन अगर एंड पे जाके फील्ड कैलकुलेट करना है एट द एंड, तो एंड पे जो फील्ड है वो हाफ ऑफ म्यू नॉट एन आई होती है। ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो एंड पे जाके फील्ड हाफ हो जाती है, वीक हो जाती है, लेकिन अलॉन्ग द एक्सिस फील्ड होती है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो ए है, इट इज़ अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द कॉइल। 163 में क्या है, 1 मीटर लॉन्ग कॉपर रॉड इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कॉपर रॉड की लेंथ 1 मीटर है और स्पीड यहाँ पे कंडक्टर की 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और ये एक फील्ड के अंदर मूव कर रही है। फील्ड की स्ट्रेंथ हमारे पास 0.6 टेस्ला है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि ईएमएफ की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो ईएमएफ की वैल्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो बेटा इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एंगल के हवाले से हमें नहीं बताया, तो नॉर्मली ईएमएफ अगर कैलकुलेट करना होगा तो ये वीबीएल आ जाएगा। वीबीएल फार्मूले से आप ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एंगल यहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग कॉपर रॉड है, मूविंग स्पीड दिस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ दिस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। एंगल की बात ही नहीं की, वीबीएल साइन ऑफ थीटा वैसे फार्मूला होता है, लेकिन जब एंगल की बात नहीं की तो हम इसको मैक्सिमम ईएमएफ के तौर पर ले सकते हैं। वी हमारे पास कितना है, 20 है, और बी की वैल्यू 0.6 है, जिसे 6/10 लिख सकते हैं, और लेंथ यहाँ पे 1 मीटर है। तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो ये 12 वोल्ट आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन रही है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमारे पास आएगा, जी बेटा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 164 क्वेश्चन जो है उसमें क्या है बेटा, द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल डिपेंड्स ऑन, इंडक्टेंस मीन सेल्फ इंडक्टेंस, ये होता है फार्मूला म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए एल। और अगर ये स्मॉल एन जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, जिसको आप n/l लिख सकते हो। और अगर मैं इसको कैपिटल N की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो म्यू नॉट एन स्क्वेयर A/L बनेगा। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पे इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड कर रही है। यहाँ पे इसमें देख लें जो ऑप्शन गिवन है उनके अकॉर्डिंगली जो इंडक्टेंस है डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 165 में क्या है, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द लेंज लॉ। लेंज लॉ हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन डिटर्मिन करने की टेक्निक बताता है। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगी। 166 में है, लेंज लॉ इज़ कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बुक की लाइंस हैं, तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगी कि लेंज लॉ इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 167 में द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर की वर्किंग या जनरेटर की वर्किंग के पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन जो है वो मेन प्रिंसिपल है। लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन है। तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा, बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बनेगी। 168 व्हेन द पीएन जंक्शन इज़ रिवर्स बाइस्ड, जब बेटा पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस होता है तो उस वक़्त वहाँ पे जो करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, और वो माइक्रो एम्पियर्स ऑर्डर का होता है। तो माइक्रो एम्पियर्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगी डेल्टा। 169 बेटा 169 में लिखा है मोमेंटम ऑफ मूविंग फोटोन। फोटोन जब मूव कर रहा होता है तभी उसका मोमेंटम होता है, रेस्ट फोटोन तो होते ही नहीं है। रेस्ट फोटोन की ना कोई मैस है ना कोई मोमेंटम है। और मोमेंटम ऑफ फोटोन को कैलकुलेट करना हो तो h/λ, तो h/λ वाली ऑप्शन यहाँ पे बन रही है सी ऑप्शन।
तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। 170 बेटा, इन एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। बेटा फ्रीली फॉलिंग बॉडी के साथ जो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट है उसकी बात की जा रही है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला h/mv, और ये वेवलेंथ स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर बात की जा रही होती है। तो स्पीड अगर बढ़ेगी तो वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही होती है, तो इसमें डिक्रीज़ आ जाएगा, ए ऑप्शन बनेगी बेटा। नेक्स्ट है 171। 171 में है एज पर फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट की बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट अकर इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है, इज़ बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एक लिमिट बनाई हुई है यहाँ पे, एक लोअर लिमिट है जिससे नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता, उससे अबव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होती है। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास कि फ्रिक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इज़ बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, तो ए ऑप्शन बन जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसी वक्त होगा जब फ्रिक्वेंसी अबव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, बिलो में नहीं होगी। 172 में है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम द सेकेंड टू द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उस केस में जो वेवलेंथ एमिट होती है आपने उस वेवलेंथ की वैल्यू को बताना है बेटा। तो पहली बात तो ये कि ये वाली जो सीरीज़ है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर देखें तो ये सीरीज़ लेमन सीरीज़ बनती है, और लेमन सीरीज़ में वेवलेंथ को निकालने के जो फार्मूला है वो हमारे पास है 1/λ r इंटू 1/1² माइनस 1/, हाँ जी, n²। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस 1/2 का स्क्वेयर, तो ये बनेगा r इंटू 1 माइनस 1/4। जब एलसीएम लोगे तो ये 3r और 4 आ गया, ये है 1/λ, और लैम्डा की वैल्यू जो है वो 4/3r आ जाएगी। तो इसमें वेवलेंथ आपने बतानी थी कि एमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी, और वो यहाँ पे 4/3r है, जो कि ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बेटा 173 क्वेश्चन। 173 में क्या है, ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल रेडिएटर दैट रेडिएट्स, हाँ जी, अनइक्वली रेडिएशन होती है, तमाम वेवलेंथ एक जैसी नहीं होती, तमाम वेवलेंथ की इंटेंसिटी एक जैसी नहीं होती, उसमें एक ऐसी वेवलेंथ होती है जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अनइक्वली जो है वो अमाउंट के साथ रेडिएशन एमिट होती हैं, तो इसमें अनइक्वल आ जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आएगी। डिस्टिंक्टली क्यों नहीं आ सकता, डिस्टिंक्टली इसलिए नहीं आ सकता कि यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो डिस्क्रीट नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है, अगर उस स्पेक्ट्रम को देखें तो वो कंटिन्यूस है, क्योंकि कर्व एक पॉइंट से शुरू होती है दूसरे एंड तक कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होने की वजह से ऑल पॉसिबल वेवलेंथ एमिट हो रही हैं। ठीक हो गया बेटा, एक लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक ऑल पॉसिबल वेवलेंथ एमिट हो रही हैं, तो इसमें अनइक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है 174 बेटा। 174 में है मैस नंबर ए रेफर्स टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन इज अ कॉमन टर्म यूज फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो बीटा ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175, लैम्डा इज़ अ डिके कांस्टेंट, ए ऑप्शन हो जाएगी बेटा इसमें। और लास्ट वन जो है 176 में लिखा है गैमा रे कैमरा कैन ऑब्जर्व रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स दैट आर कॉन्सनट्रेटेड इन द ऑर्गन्स, ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसमें रेडियो आइसोटोप्स आ जाएंगे, बीटा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है बेटा। तो ये बेटा आपका एक पेपर था जो कि थोड़ा मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया, लेंथी पेपर था, तो विश टू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।